हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के जैसे पहला सेशन हमने लिया टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, जहां पे आप लोगों को बड़ा मजा आया और मुझे भी आपके कमेंट्स पढ़ के बड़ा मजा आया। भाई बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आपने स्कोर किए, किसी ने 30s में भी किए हैं, बट स्टिल मुझे लगा कि आपने सीखा ही है उन 50 क्वेश्चन से। एक दो डाउट्स आप लोगों ने कमेंट्स में लिखे थे, वो मैंने क्लियर कर दिए थे। तो ऐसे ही ऑन डिमांड सेकंड सेशन जो मैं आपके लिए लेके आई हूं वो है टॉप 50 क्वेश्चंस फ्रॉम पूरी की पूरी सिविक्स। सिविक्स में हमारे कितने चैप्टर्स हैं? पहला व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, तीसरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चौथा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और पांचवा डेमोक्रेटिक राइट्स। तो 5 चैप्टर 50 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। तो रूल बिल्कुल सिमिलर है लास्ट वाले सेशन के जैसा ही, कि मैं आपके सामने पहले एक क्वेश्चन प्रस्तुत करूंगी, उसका आंसर आप लोग लिखोगे अपनी नोटबुक में और कमेंट्स में, और फिर मैं आपको इसका आंसर डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी, और फिर आप लोग दोगे अपने आप को 1 नंबर। अगर आपका सही हुआ तो 1 नंबर, गलत हुआ तो 0 नंबर। और फिर एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोग मुझे लाइव चैट में नहीं बल्कि कमेंट्स में अपने पूरे मार्क्स बताएंगे कि 50 में से कितने आपने स्कोर किए। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग? करें शुरू? सब रेडी? चलिए, सबसे पहला सवाल आपका आएगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी से 10 क्वेश्चन चलेंगे। पहला सवाल, द रूल ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ इन पाकिस्तान कैन नॉट बी कंसीडर्ड डेमोक्रेटिक। क्यों? आपको पता है ना, जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, तो क्यों द रूल ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ इन पाकिस्तान कैन नॉट बी कंसीडर्ड डेमोक्रेटिक? क्यों उनको डेमोक्रेटिक माना नहीं जाता था? वो ऐसा क्या करते थे? रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. The work of the civilian cabinet was supervised by National Security Council. Final decision making power did not rest with the representative of the people. Parvez Musharraf came to power after organizing a coup, that is military coup. तो आंसर बता दीजिए पहले, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तब तक आप लोग सोच रहे हो, रेफरेंडम याद दिला देती हूं मैं आपको। रेफरेंडम बेसिकली एक वोटिंग का सिस्टम ही होता है, लेकिन यहां पे रेफरेंडम की बात है जिसमें आंसर बंदा देगा यस या नो में, और इस जगह पे रेफरेंडम जो हुआ था वो माल प्रैक्टिसेस बेस्ड ही था। तो बता दीजिए बेटा आंसर आप लोग क्या है। चलो, तो रेफरेंडम वाली चीज हो सकती है, एलिमिनेशन मेथड यूज किया करो। क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग है, एमसीक्यू में यही बच्चा मार खाता है, क्योंकि आंसर्स जो होते हैं ना, ऑप्शंस जो होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो क्या है सही आंसर? देखें, खुल जा सिम सिम। सी, रेफरेंडम वाली बात क्यों गलत है? बहुत सारे बच्चों ने यहां पे ए करेक्ट किया होगा, लेकिन ए करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पे पूछ रहे हैं डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है। वोटिंग तो हो रही है रेफरेंडम में सॉरी यार, मेरा गला बहुत खराब है। तो वोटिंग तो हो रही है रेफरेंडम में, लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि लोगों के पास पावर नहीं है टू वोट, और यही डेमोक्रेसी में होता है, जो यहां पे ये नहीं अलाउ कर रहे। ठीक है, चले आगे। चलिए, नेक्स्ट है चाइना कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। क्यों? डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं एक डेमोक्रेटिक नेशन है ये? इट डिड नॉट कंडक्ट रेगुलर इलेक्शंस, इट डज नॉट अलाउ पीपल टू एक्सरसाइज राइट टू वोट, इट डज नॉट हैव अ पार्लियामेंट, या ओनली मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आर अलाउड टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस। बता दीजिए करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे यार, देर लग रही है हमें, जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, भर भर के आंसर आ रहे हैं। चले आगे, चलिए करे खुल जा सिमसिम। बेटा मेरे को तो साफ दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख ही रहा होगा कि करेक्ट आंसर है 4th। ओनली मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आर अलाउड टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस। लोगों को अलाउड ही नहीं था टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस। उनको पार्टिसिपेट करना ही अलाउड नहीं था। सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम याद है? क्वांगवाओ, रेनमिन, देनमिन, दाइबोई। तो वहीं पे उन्हीं पार्टी में से लोगों को कंटेस्ट करना अलाउड था। चलिए आगे चलते हैं। मैक्सिको कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री डिस्पाइट कंडक्टिंग, देखिए यहां पे ना रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन तब भी ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्यों? आपको क्या लगता है डेमोक्रेटिक कंट्री का सिर्फ एक मेन बेसिस सिर्फ इलेक्शंस होता है? और भी तो चीजें होती हैं जो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही थी। कौन सी चीजें थी ऐसी? मैक्सिकन गवर्नमेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये कारण था?
और अमेंडेड का मतलब होता है ठीक ठाक करना, सॉरी मैंने पेन ही नहीं लिया, अमेंडेड का मतलब होता है ठीक ठाक करना, ठीक ठाक। चलो ठीक है। ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री डिड नॉट एंजॉय द राइट टू वोट। द रूलिंग पार्टी ऑफ द मेक्सिको यूज्ड टू रिजॉर्ट टू करप्ट एक्टिविटीज टू विन इलेक्शंस। क्या ये कुछ खपला करते थे? ओनली द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पीआरआई वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। या सिर्फ पीआरआई जिसकी फुल फॉर्म थी उल्टी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के मेंबर्स को ही सिर्फ अलाउड था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना? चलो बता दो फटाफट से। दस सेकंड है, बता दिया, बता दिया। आसान है कि नहीं है? हैं? चलिए, तो द रूलिंग पार्टी ऑफ मेक्सिको यूज्ड टू रिजॉर्ट करप्ट एक्टिविटीज। ये क्या करते थे गंदे लोग? ये कहते थे हम बच्चे को ही पास नहीं करेंगे अगर आपके पेरेंट्स हमें वोट नहीं करेंगे। टीचर्स ये बोलते थे पेरेंट्स को पीटीएम में बुला के, हम आपके बच्चे को तभी पास करेंगे जब आप ये पोलिंग बूथ उठा देते थे एंड में। ये मीडिया को सप्रेस करते थे। तो सारी करप्टिव एक्टिविटीज ये करते थे जिसकी वजह से ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। चलिए, जिम्बाब्वे वॉज नॉट ट्रूली अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों? अब जिम्बाब्वे क्यों नहीं है? हमने यहाँ पे 4 चीजें ही पढ़ी थी बेटा जी, चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। तो जिम्बाब्वे क्यों नहीं है? जिम्बाब्वे के रूलर कौन थे? जानू पीएफ, रॉबर्ट मुगाबे, पार्टी का नाम था जानू पीएफ। प्रेसिडेंट मुगाबे डिड नॉट फॉलो द रूल ऑफ लॉ। देखिए बेटा, रूल ऑफ लॉ समझा देती हूँ एक बार। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो भी लॉज हमारी सरकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है उसकी सिक्योरिटी, कि रूल्स इक्वली डिवाइडेड हो। ये नहीं है अमीर को कुछ अलग लॉज दिए गए हों और गरीब को कुछ अलग। तो क्या प्रेसिडेंट मुगाबे रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते थे? या द पार्टी जानू पीएफ केम टू पावर थ्रू इलेक्ट मीन्स, अब ये बता दूंगी मतलब तो आंसर ही ना पता चल जाए। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज नॉट अ पॉपुलर लीडर, इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। क्या था? क्या था? क्या वो रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते थे? या ये देखो, इलेक्ट का मतलब होता है पूरा प्रोसीजर्स के साथ इनको बनाया गया था कि नहीं? तो द पार्टी जानू पीएफ केम टू पावर थ्रू इलेक्ट मींस ऐसे लाइन तोड़ के आगे चले जाना। हाँ जी, हो गया आंसर। ए बी सी डी, बस यही लिखना है। क्या लिखना है? मतलब एक लिखना है, कई सारे लिख दो, ए बी सी डी। ए या बी या सी या डी, क्या है आंसर? बता दो भाई। करे खुल जा सिम, पर्दा हटा दे। चलिए, तो सही आंसर है पहला ही। मैंने आपको रूल ऑफ लॉ इसीलिए समझाया था कि आपको याद आ जाए कि यहां पे इक्वल राइट्स टू सिटीजन प्रोवाइडेड नहीं थे। तो दे वर नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ, विच इज इनकरेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है? पढ़ लो भाई। डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी द कंट्री इज टू बी, देखो यार आपको पता नहीं चैप्टर क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, इसके फॉर और अगेंस्ट वाली बातें हैं। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। अब इनकरेक्ट वाले 4-5 दूंगी क्योंकि ऐसे ही पेपर में आ रहे हैं। इन डेमोक्रेसी द कंट्री इज टू बी गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। क्या कंट्री रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे चलनी चाहिए? इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट। डेमोक्रेटिक ऑर्डर इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इन डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मेक द लॉज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज द फ्रीडम टू नॉट अबाइड बाय द राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री। गलत बात बतानी है। बच्चे बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं और करेक्ट बता देते हैं, यहां पे इनकरेक्ट बोल रहे हैं। किसका मीनिंग बताना है भाई? बता दो। फोर्थ का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज द फ्रीडम टू नॉट टू अबाइड बाय द राइट्स ऑफ। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के राइट्स के साथ स्टिक्ड नहीं रहती? यार एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, बहुत टुच्चा सवाल है ये, बहुत टुच्चा। मुझे कमेंट्स में गलत दिख रहा है एक दो बच्चे का, क्यों दिख रहा है पता नहीं। देखो भाई, एक बार ना डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज है, इन डेमोक्रेसी द कंट्री इज टू बी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ। तो ये बात सही है? हाँ जी, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ लागू होना चाहिए, यानी कि इक्वल राइट्स टू सिटीजन। डेमोक्रेटिक ऑर्डर इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हाँ जी बिल्कुल। डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मेक द लॉज, जिसे हम चुनते हैं वही हमारे लिए लॉज बनाते हैं। बिल्कुल। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट राइट टू सिटीजन के साथ नहीं जुड़ी होती? क्यों नहीं? तो सही आंसर क्या हो गया बेटा जी? डी पार्ट। ये इनकरेक्ट है। बाकी तीनों बातें डेमोक्रेसी करती है, सिर्फ यही नहीं करती। ठीक है,
चलो अगला छठा सवाल, इनकरेक्ट बता दो दोबारा से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट दैट इज लिसन्स टू द पीपल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डील्स विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो चारों के चारों फीचर्स हैं, इसमें से एक इनकरेक्ट है, तो बता दो कौन सा। इतना आसान सवाल है ये, इतना आसान, जिसका ये गलत हुआ ना, ऐसे चुल्लू में पानी लेना और ऐसे डूब जाना, नाक डुबा लेना, सांस ना आए तुम्हें, सही बता रही हूं। जिसका ये गलत हुआ ना, इसमें तो टाइम भी नहीं देना चाहिए मुझे, टिक करते चलेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर चलते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डील्स विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, हाँ जी करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है कि डिसीजन जो है वो अच्छा निकल के आता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, बिल्कुल लोगों की सुनती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर स्टेबिलिटी, नहीं स्टेबिलिटी नहीं करती, क्यों? क्योंकि जब हम अपने प्यारे नेता को समझना शुरू होते हैं वो तो चेंज हो जाता है, हर 5 साल में चेंज होता है ना, तो इनस्टेबिलिटी रहती है, ना कि स्टेबिलिटी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये सब मैं नोशंस वगैरह हटा दूंगी, इसीलिए मैं आंसर अगली साइड पे लेके आती हूँ कि साफ सुथरी मेरे बच्चों को बीबीडी मिले। चलो, विच इज इनकरेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या गलत है? अगेन वही इनकरेक्ट वाला ही है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, ये तो हमने पहले ही बता दिया, हाँ अकाउंटेबल तो है ही, तो एक ऑप्शन तो आपका पहले ही हट गया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर्स डिग्निटी ऑफ सिटीजंस, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को रखता है मेंटेन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बता दीजिए कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है, डेमोक्रेसी के बारे में कौन सी चीज गलत है? तो अभी बताया डिक्टेटरशिप से तो बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्टिल इट इज बेटर दैन डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, ये तो मैंने अभी पीछे ही बताया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या डिग्निटी ऑफ सिटीजन मेंटेन करके रखती है? हाँ, लेकिन क्या ये एफिशिएंट है? नहीं। क्या इससे कभी गलती नहीं होती? नहीं। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? चौथा, ठीक है, चौथा। चलिए, इंडिया डिड नॉट फेस द फेमाइन क्राइसिस लाइक चाइना बिकॉज, चाइना की तरह इंडिया में फेमाइन क्राइसिस नहीं हुआ। फेमाइन क्राइसिस समझते हो? भुखमरी। क्यों? ऐसा क्या है? इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से कम है, या चाइना के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि वो भैया लोगों को खाना प्रोवाइड कर सके? इंडिया हैड एन अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या इंडिया हैड एब्यूंडेंस ऑफ रिसोर्सेज? ये जनरल क्वेश्चन है एक। इंडिया की तारीफ की गई है, तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ? बता दो भाई, तुम इंडियंस हो, भारत माता की जय जय करते हो, बता दो फिर। नहीं आ रहा है? अरे ठीक है भाई, तुक्के मारे आता था। चलो देखते हैं। तो इंडिया हैड एन अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी डिस्कस किया, ये फालतू की बातें थी कि पॉपुलेशन कम है, डेमोक्रेसी चैप्टर कर रहे हैं हम गप्पे नहीं मार रहे बैठ के किसी क्लब में, हम यहाँ चैप्टर कर रहे हैं डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। हमें फीचर्स को दिमाग में रखना है। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, वो लोगों की डिमांड्स को सुनती है, लोगों की डिमांड के हिसाब से चलती है, रिस्पॉन्सिव है, लोगों को रिस्पॉन्ड करती है, और जानती है कि जनता को कितना खाना चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, उस हिसाब से मेंटेन्ड रिसोर्सेज है। तो इंडिया हैड एन अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे करेक्ट बतानी है ना? हाँ, करेक्ट बतानी, अभी तक इनकरेक्ट बतानी थी, अब करेक्ट बतानी है। इन अ डेमोक्रेसी ईच सीनियर सिटीजन मस्ट हैव मोर देन 1 वोट। क्या बुड्ढे लोगों के पास एक से ज्यादा अधिकार होता है वोट देने का? इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। क्या एक अडल्ट सिटीजन को एक वोट और एक ही वैल्यू के साथ दिया गया है? क्या हर विमेन को नो वोट एंड नो वैल्यू है, या नन ऑफ दीज? करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है, सही बात बतानी है। ये भी बहुत ही आसान और जनरल है, जिस बच्चे ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा वो भी बता देगा। फटाफट से आंसर देंगे। तो आंसर है बच्चों बी कि हर एक, क्योंकि यार बाकी बातें देखो ना, सीनियर सिटीजन को 2-2 क्यों देंगे, विमेन को राइट टू वोट ही नहीं देंगे, तो ये तो दोनों को ऑप्शंस कट गए, 2 कट गए तो ये भी कट गया।
तो आपका सही जवाब है बी पार्ट। ठीक है, आखिरी सवाल इस चैप्टर से लेके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स इन डेमोक्रेसी। तो देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन शुड बी फ्री टू फॉर्म एसोसिएशंस, यानी कि ग्रुप्स बना सके, एवरीवन शुड नॉट बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज। तो आपको गलत बताना है, गलत स्टेटमेंट बतानी है, गलत स्टेटमेंट। ये तो बच्चों को देखते ही दिख गई होगी, गलत स्टेटमेंट। कर दे फिर इसको बिना वेट किए। क्या होगा भाई, हर एक को नॉट बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इक्वल हो ना सब, काला गोरा मोटा पतला, कोई भी काम करने वाला, कोई भी जेंडर रखने वाला होने वाला, जिसका सेम क्या बोल रही हूं मैं, नशा चढ़ रहा है। चलो समझ गए ना, लड़का लड़की, गोरा काला मोटा पतला, भैंस कांगड़, सब बराबर है इन द आइज ऑफ लॉज। चलिए अगला सवाल है, अच्छा आंसर आ गया। तो अगला सवाल है आपका, चैप्टर नंबर शुरू हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जहां पूरी की पूरी बात चलती है आपके प्रियम्बल के बेसिस पे। प्रियम्बल है इसमें, तो बस थोड़ा उसको ध्यान रखना है, थोड़ी बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि सवाल आएगा प्रियम्बल वाले से भी। अच्छा पहला ही है क्या, पहला ही है। What are the introductory lines of the preamble of the Constitution of India? तो प्रियम्बल जिसे नहीं पता है तब तक मैं बता दूं, प्रियम्बल आर बेसिकली जैसे इंट्रोडक्टरी पेज होता है एक किताब में, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, जिसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, आई थिंक 9 बातें लिखी हुई हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन भी आपकी किताब में दी हुई है, जिसमें से कुछ है फ्रेटर्निटी, सोवर्जिनिटी, सेक्युलर, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आपको उसमें सबसे पहली बतानी है, सबसे पहली बतानी है हमारे देश के प्रियम्बल में क्या है। वी द इंडियंस, वी द सिटीजंस ऑफ इंडिया, वी द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इन चारों में से कौन सी बात सही है? चारों कंफ्यूजिंग जान के डालें, क्योंकि आसान है ना क्वेश्चन, इसलिए आसान है इसलिए। तो आंसर आप लोग दे चुके हो, बहुत सारे दिख रहे हैं। तो आंसर क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। साथ साथ बोलो यार कैमरे वाले। चलिए, व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू गिव हिज फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी? कब दी थी ये फेमस स्पीच? डेट बता दो, किताब में है आपकी एनसीईआरटी में, बताओ। 26 जनवरी 1950 में आधी रात को। क्या हो गया था जवाहरलाल नेहरू जी को? आधी रात को चढ़ गए स्पीच देने। चलो भाई, अपने अपने शौक है। यहाँ आधी रात को लोग पौवा चढ़ा रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं, और यहाँ ये लोग बताओ स्पीच दे रहे हैं। सीखो कुछ नालायको। रात को नेटफ्लिक्स देख रहे होते हो, गंदी गंदी मूवियां देख रहे होते हो, ये देखो स्पीच दे रहे हैं इतनी बड़ी जो छप गई। 26 जनवरी 1952 1952 15 अगस्त 1947, नन ऑफ द अबव। बता दो, जल्दी बताओ, तुक्का मार दो, तुम्हारे बस की नहीं है, सोच के करना, क्योंकि लर्निंग है ना यार। अब लर्न नहीं किया तो तुक्का ही मारना पड़ेगा। तो सही जवाब है, सही जवाब है। अच्छा, कुछ याद आ रहा है? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त को 1947 में क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था। तो कब दी होगी स्पीच? तो हमारे देश की आजादी पे ये स्पीच दी गई थी, दैट इज 15 अगस्त 1947 मिडनाइट। कि आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी जब आपको फ्री कराना चाहेगी कराएगी, और आप एक फ्री नेशन हो। ठीक है बच्चों, याद रखना। ये नया सवाल सीखा आपने जो नहीं आया आपको। चलिए, विच स्टेटमेंट डिफाइन सोवर्जिनिटी? इट इज द पार्ट ऑफ प्रीएम्बल। तो सोवर्जिनिटी क्या होता है आपको बताना है। मैं ही बता दूंगी तो आंसर याद रहेगा, तो आपको बताना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज। क्या इंडिया दूसरों के झमेलों में घुस जाए? ऑल कंट्रीज आर इक्वल। क्या सब कंट्रीज बराबर हैं? नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी बाहर का इंसान इंडिया में आके अपनी दोस्त नहीं जमा सकता। यूएनओ कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ इंडिया। क्या यूएनओ इंटरफेयर कर सकती है इंडिया में? सोवर्जिनिटी का मतलब क्या है, ये पूछ रहे हैं। तब तक आप सोचो, तब तक हम एक बात करते हैं।
सोचो आपके घर पे लड़ाई चल रही है और बाहर का बंदा आके घुस रहा है, तो आप उसको अलाउ करोगे घुसने के लिए? क्या आपने किसी को इतना हक दिया है? तुम्हें हक है, बहुत गंदा गाती हूँ मुझे पता है, लेकिन वो वाला हक नहीं, लड़ाई सुलझाने का या लड़ाई में बीच में घुस के आग लगाने का। क्या हक दिया है आपने किसी को? तो सोवर्जिनिटी का मतलब क्या है बता दो इसी हिंट के साथ। तो आंसर बहुत आसान है, कई बच्चे चंट ना बने, मेरे आंसर के बाद ABCD ना लिखे, ठीक है? तो आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है, पहला तो नहीं हो सकता, पहला तो हट गया, एलिमिनेट हो गया, ये भी नहीं हो सकता, फोर्थ भी। ऑल कंट्रीज आर इक्वल, बात तो सही है, लेकिन सोवर्जिनिटी का मतलब क्या यही होगा? मेरे को तो लगता है, तुम्हें भी यही लगता है, मुझे पता है, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश की सरकार कोई दूसरी कंट्री नहीं चला सकती। तो दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ सोवर्जिनिटी, ठीक है बच्चों? जिसको नहीं आता था सीखो, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में, जिसको आता था थम्स अप। चलिए, नेम द कंट्रीज विच हैव इंट्रोडक्टरी लाइन। इंट्रोडक्टरी लाइन तो हमें पता चल गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन किस किसने लिखी है? किस किस के कॉन्स्टिट्यूशन में यही लाइन सबसे इंट्रोडक्टरी है, सबसे पहली है? इंडिया यूएसए साउथ अफ्रीका, इंडिया इंग्लैंड यूएसए, इंग्लैंड यूएसए साउथ अफ्रीका, इंडिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका। हाँ बताओ कौन सी है? ये भी लर्निंग है, ऑब्वियसली बात है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दिस, बट किसकी है ये आपको याद करना है, आपके किताब में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन आया है बच्चों के मॉक टेस्ट में। बता दो भाई, फटाफट बता दो यार, इतना इंतजार मत कराओ। है ना प्यारे प्यारे सवाल? हाँ, तो तुक्का ही होगा तुम लोगों का, है? चलो बता देते हैं आपका तुक्का। इंडिया यूएसए एंड साउथ अफ्रीका में वी द पीपल ऑफ इंडिया एज एन इंट्रोडक्टरी लाइन है इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लर्न कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, नहीं भी आए तो सीख लो, ये तो चीज पता होनी चाहिए, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए, वाई कंट्रीज नीड टू हैव, अरे कितना आसान सवाल है, ये तो बड़े में भी आता है, 3 से 5 नंबर में भी आता है। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का होना? फॉर लॉ एंड ऑर्डर, टू ले बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, टू कंट्रोल द रूलिंग अथॉरिटी, या ऑल ऑफ द अबव? बता दो मेरे बच्चों, मेरे शेरों, मेरे जिगर के छल्लो, बता दो, बता दो, बता दो। आसान है तो ऑल ऑफ द अबव ही दिख रहा है, सारी बातें सही हैं भाई। ओए ये क्या, मैंने गलत कर दिया? ओए नहीं नहीं नहीं, टू ले द बेसिक प्रिंसिपल ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज गलत लिखी हुई है ना, टू कंट्रोल द रूलिंग अथॉरिटी, ये चीज तो गलत लिखी हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन में हम किसी को पकड़ के थोड़ी रख रहे हैं, अथॉरिटी को हम कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं, हम उनके लिए लॉज बना सकते हैं, उनके लिए लिमिट्स रख सकते हैं, लेकिन हम कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। क्या कहते हो, क्या कहते हो? तो टू ले द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, ये तो हम इग्नोर ही कर बैठे, भावनाओं में, जिगर के छल्लों में पड़ गए हम तो। टू ले बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफ गवर्नेंस। हाँ जी बेटा, तीसरा पॉइंट सिमिलर लगा, और लगा कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन यहां पे कंट्रोल वर्ड गलत लिखा हुआ है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट नॉट टू कंट्रोल और टू पुल बैक एनीवन। तो इसीलिए टू ले बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस विल बी द करेक्ट आंसर, है ना? चलिए अगला, व्हाट पॉलिसी वॉज फॉलोड बाय व्हाइट्स टुवर्ड्स ब्लैक। ये बड़ा आसान है, ये किसी की डेफिनेशन भी है कि साउथ अफ्रीका में कौन सी पॉलिसी फॉलो की जाती थी व्हाइट्स के द्वारा ब्लैक्स के प्रति। तब तक हम बात कर लेते हैं, आप लोग सोच लीजिए, नेल्सन मंडेला जी का नाम तो आप सबने ही सुना है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनने लिखी भी थी, और इन्होंने इस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बात ब्लैक्स के लिए की थी। तो ब्लैक्स के लिए बेसिकली व्हाइट्स जो थे बहुत सप्रेसिव थे, बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, उनको बहुत भेदभाव करके उनको पब्लिक प्लेसेस पे ना आने देना, उन्हीं की कंट्री में जाके बैठ जाना और उनको ही नीचा दिखाना, ये सब व्हाइट्स ने किया है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता था? क्या डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता था, भेदभाव करना? क्या अपार्थीड बोला जाता था इस टर्म को? या नॉन डेमोक्रेटिक बोला जाता था? या एब्सोल्यूट रूल बोला जाता था द्वारा व्हाइट्स के? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या बोला जाता था?
रेशियल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो बेटा अगर आपको ये नहीं आता तो बहुत गलत बात है, आपको आना चाहिए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो द करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली बात है अपार्थीड। अपार्थीड इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ब्लैक्स को ऑप्रेस किया था, सप्रेस किया था बाय द व्हाइट्स। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन, दिमाग लगाना है, रूल फॉलो करना है। असर्शन को पढ़ो, पहचानो सही है या नहीं है, रीजन को पढ़ो, पहचानो सही है या नहीं है, फिर देखो क्या रीजन असर्शन का ही रीजन है। असर्शन, इंडिया हैज अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। दिमाग में डाल लो, क्या इंडिया ने सेक्युलरिज्म पे फॉलो किया था, हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, सोच लो। सोच लिया? नेक्स्ट, इंडियन स्टेट डज नॉट रिलेट टू एनी रिलीजन। क्या इंडियन स्टेट किसी भी रिलीजन पे विश्वास नहीं करता, मतलब सबको बराबर समझता है? सोच लो क्या सही है कि नहीं है। सोच लिया? अब बताओ क्या ये इसी का रीजन है? सोच लो और बता दो क्या बोथ ट्रू है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या बोथ ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्या ए सही है आर फॉल्स है, क्या ए फॉल्स है आर सही है, बता दो। लॉजिक से चलना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी समझाया, लॉजिक से। और देखो यार मैं इससे एक और सीख दूंगी पिछले वाले क्वेश्चन से, मैंने भी जल्दबाजी करी, ऑल ऑफ द अबव बोल दिया, देख लो तुम्हारी तरह। तो हमेशा टेक योर टाइम। कल भी सेशन मैंने 10th का जब लिया तो बच्चे ना पोल बहुत जल्दी कर रहे थे, वो भी बहुत जल्दी आंसर कर रहे थे, और हम भी ऐसा ही कर जाते हैं कभी कभी, देखो तुम्हारे सामने कर दिया। लेकिन हमें एमसीक्यूज को समझना है, क्योंकि यही आप मात खाएंगे। इंटेलिजेंट बच्चे, फुल लाने वाले बच्चे यही मात खा रहे हैं, जितना देखा गया है। तो आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि पहली बात भी सही है, सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म किस पे बेस्ड है? रिलीजन पे बेस्ड है, तो बिल्कुल ये बात भी दूसरे की रीजन ही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चले आगे। चलिए सवाल है 18वां, डू ओनली डेमोक्रेटिक कंट्रीज नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज को चाहिए? मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को चाहिए? ओनली डेमोक्रेटिक को चाहिए? ऑल द कंट्रीज को चाहिए? नन ऑफ द अबव। देखो इस पे एक बात याद आई, याद रख, ध्यान से सुनना, संविधान और डेमोक्रेसी, क्या ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं? ये चीज ध्यान में रखना। क्या डेमोक्रेसी का अस्तित्व कॉन्स्टिट्यूशन से है, या कॉन्स्टिट्यूशन का अस्तित्व डेमोक्रेसी से है? तब आंसर करना। क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ डेमोक्रेसी जहां पे है वही चाहिए? क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस वही चाहिए ना डेमोक्रेसी है? तो सही आंसर है ऑल द कंट्रीज, क्योंकि आपको ये बताया गया था कि संविधान हर जगह होना अनिवार्य होना चाहिए, चाहे वहां डेमोक्रेसी हो चाहे ना हो। जहां डेमोक्रेसी है वहां कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, वहां तो होगा ही होगा, लेकिन जहां कॉन्स्टिट्यूशन है वहां डेमोक्रेसी हो ये कंपलसरी नहीं। ऐसी भी जगह है जहां कॉन्स्टिट्यूशन होगा लेकिन डेमोक्रेसी नहीं। ठीक है, तो हर एक जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य है, होना चाहिए। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी? इंडियन डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है? सिटीजंस ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम स्ट्रगल या सैक्रिफाइस बाय द पीपल ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल? किस पे बेस्ड है इंडियन डेमोक्रेसी? इंडिया नहीं, इंडियन डेमोक्रेसी। हाँ बताओ। हमारी कॉमन हिस्ट्री है, वो सोच के बताना। हम सब की कॉमन हिस्ट्री है, हम सब की कॉमन हिस्ट्री है। मैंने अभी बताया था कि जहां डेमोक्रेसी है वहां कॉन्स्टिट्यूशन का होना इज अनिवार्य, लेकिन इज इट द बेसिस? इज इट द बेसिस? नो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन गलत है। और सोचो, सिटीजंस ऑफ इंडिया, क्या हम लोगों पे निर्भर करती है इंडियन डेमोक्रेसी कंप्लीटली? नहीं। यहां पे आंसर बनता है ए या बी से। तो सैक्रिफाइस को भी कोई याद रखता है क्या? तो आंसर क्या बनता है बेटा जी? फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल हमारा बेसिस है हमारी डेमोक्रेसी का, क्योंकि जब हम गोरों से लड़े अपना संविधान के लिए, अपने देश के लिए, तभी डेमोक्रेसी आई और संविधान लागू हुआ। तो वो जो स्ट्रगल हमने किया उसने हमारे देश को डेमोक्रेसी दिलवाई।
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल क्या करता है, ऐसा क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, तो रिफ्लेक्ट्स ऑल द वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। बता दो ये सारी बातें सही है प्रियम्बल के लिए या क्या है, कौन सी सही है ये बता दो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू करता है, सारे प्रिंसिपल्स बताता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन करता है, ऑल ऑफ द अबव। बता दीजिए फटाफट से क्या आंसर सही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सारी बातें प्रियम्बल के द्वारा सही कही गई हैं, इंट्रोडक्शन ही है, प्रिंसिपल्स हैं और बिल्कुल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। उसी 9 बातों में सब कुछ लिखा हुआ है, बेसिस लिखे हुए हैं, सो वर्जिनिटी, सेक्युलरिज्म, फ्रैटर्निटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस इन हरियाणा इन 1987। ये भी आपकी किताब का ही है, आपको नाम बताना है किन्होंने ये न्याय युद्ध यानी कि जस्टिस के लिए स्ट्रगल किया था, न्याय के लिए लड़ाई की थी। क्या वो चौधरी बंसीलाल थे, क्या वो चौधरी देवीलाल थे, क्या वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। चौटाला, चौटाला सुना सुना लग रहा है, ये FIR आता था ना, एक आता था यार, एक नाटक चौटाला, है ना, हाँ चौटाला आता था एक, तो चौधरी अजय चौटाला, अच्छा दो चौटाला है, तो बता दो भाई चौटाला जी हैं या लाल लाल जी हैं, लाल या चौटाला, और कौन सा लाल कौन सा चौटाला, तो क्या है सही जवाब? सही जवाब है मेरे बच्चों बी, चौधरी देवीलाल। अच्छा दिखा दूं, हाँ चौधरी देवीलाल, मैं जितना चाह रही हूँ PPT साफ हो, मैं फिर लगाई जा रही हूँ। चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध किया, जस्टिस फॉर स्ट्रगल फॉर जस्टिस किया, कब? हरियाणा में 1987 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मैक्सिमम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बता दो भाई लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां पे सबसे ज्यादा है। अब मैं ना एक सवाल पूछती आपसे, लेकिन वो आगे मैंने दिया हुआ है लोकसभा के बारे में ही, तो इसलिए मैं रुक रही हूं, वरना और अच्छे से क्लियर हो जाता। चलो कोई नहीं, बता दो भाई, बता दो भाई, आसान है, ये तो याद किया होगा, ये तो जरूरी है याद करना। क्या है भाई, MP, MB या UP? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश? हाँ जी, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। यूपी, यूपी, यूपी से वो करते हैं ना रैपर, है ना, यूपी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन्स, अभी स्लोगन पे एक और सवाल आएगा, इसलिए मैं सारे स्लोगन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सॉरी माफी चाहती हूँ, मैंने सोचा था करूंगी, लेकिन मैंने एक मैच द फॉलोइंग दिया है आगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन्स वाज गिवन ड्यूरिंग द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 1977? तो कौन सा इसमें से वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन चल रहे थे 1977 में यूज किया गया था स्लोगन? गरीबी हटाओ, सेव डेमोक्रेसी, लैंड टू द टिलर, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। बता दीजिए, बता दीजिए। हर एक की अपनी एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल, किसी ने कौन सा किया, किसी ने कौन सा किया, लेकिन यहां पे किसने किया था? हाँ जी, बता दे फिर, कुलजा सिमसिम कर दे फिर। हाँ भाई, तो आंसर है सही, लैंड टू द टिलर। लैंड टू द टिलर क्या होता है इसका मतलब? बेटा स्ट्रगल की गई थी जमींदार के साथ व्हेन दे वर आस्किंग फॉर हायर रेवेन्यूज, तो लैंड टू द टिलर, हमारा जमीन, हमारे स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, तो ये नारे लगाए गए थे। चलिए, अभी सबके बारे में भी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन? इलेक्शन कैंपेन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, यानी कि सेट ऑफ रूल्स। तो इनमें से कौन सा है जो इंक्लूडेड है? बाकी इंक्लूडेड नहीं है, एक ही इंक्लूडेड है। No use of any place of worship for election propaganda, no use of government vehicles, aircraft for election, no laying of foundation stone of any project to make promises of providing public facilities. बता दो भाई,
कुछ गड़बड़ है? बता दो भाई, कौन सा है जो इंक्लूडेड है? बता दो भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं ये देखना चाह रही हूँ कमेंट्स पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो गड़बड़ है कि नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ पे बच्चे चलते आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते हैं, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, पहचानो। क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। यहां पे आना चाहिए इज नॉट इंक्लूडेड। कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? इनमें से एक है जो इंक्लूडेड नहीं है, वो कौन सा है? गलत बात करते हो तुम लोग। तो सही जवाब है टू मेक प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज बेटा, क्योंकि ये कोई वो नहीं है ना, ये कोई रूल थोड़ी है। पब्लिक फैसिलिटीज तो मिलेंगी अगर सरकार आएगी तो, लेकिन बाकी चीजों का रूल होता है, सेट ऑफ रूल्स में डाला जाता है कि आप कोई भी वर्शिप का स्थान यूज नहीं कर सकते, आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स व्हीकल्स यूज नहीं कर सकते, आप कोई ये नहीं बोल सकते मैं ये मॉल बनाऊंगा या मैं ये आपके लिए एयरपोर्ट बनाऊंगा, मैं ये वादे नहीं कर सकते आप। लेकिन चौथी चीज ऐसी है जो इंक्लूडेड नहीं है मॉडल कोड ऑफ। तो क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, और यहाँ पे भी ठीक कर लो, नॉट। ठीक है, अब मैं नोशन हटाऊंगी तो उसमें ध्यान रखूंगी कि ये चीज ना हो। मैं पहले ही सारे, अच्छा इसी स्लाइड पे होते हैं, ठीक है कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो नॉट वाली चीज है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्शंस। अब इलेक्शंस के बारे में बातें की गई हैं, एक इसमें से इनकरेक्ट है, बता दो कौन सी। द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। डिटरमाइन कर लो ये बात सही है या गलत है कि पार्टी हारती रहती है। इन द यूएस एन इंक्यूमेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रेयरली लूजेज एन इलेक्शन। यानी कि एक बंदा जब बैठ गया ना गद्दी पे तो उतरता ही नहीं है, वो हारता ही नहीं है। इन इंडिया इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। तो जो भी निश्चय लोग करेंगे, जो भी आंसर या डिसीजन लोग लेंगे, वही सर आंखों पे रखा जाएगा। कैंडिडेट्स विद नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन विन इलेक्शंस। तो क्रिमिनल कनेक्शंस वाले जीत जाते हैं इलेक्शंस। तो इनमें से कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है? क्या क्रिमिनल लोग जीत जाते हैं ऑफन इलेक्शंस? क्या इलेक्टोरल आउटकम्स जो है वो लोगों के पे ही डिपेंड करते हैं? इलेक्टोरल आउटकम्स मतलब रिजल्ट्स। क्या यूएस में जो बैठा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव है वो उतरता ही नहीं है? क्या इतना भैंस है वो खा के वो उतर नहीं पाता है? या अरे यार ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ मैं, कहीं सीजर्स ले लो कि वहां मोटे होते हैं, बोलो कि मैम आप तो क्या बॉडी शेमिंग कर रहे हो, हैं तुम लोग बड़े। लिख लिया आंसर? इतनी कंफ्यूजन क्यों है भाई? तो यस, डी इज द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जो क्रिमिनल कनेक्शंस वाले हैं वो जीत जाते हैं, ये क्या बात हुई? तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? इतना आसान है यार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तुमको पता है कौन बनाता है? पता है कौन होता है? पता है क्या करती है? पता है पॉलिटिकल पार्टीज का सारा ये संभालती है, सारा इलेक्शन की भागदौड़ ये संभालती है। इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है? सही जवाब है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर को। चलिए, मैच द फॉलोइंग मैंने बताया था ना, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। सारे स्लोगन्स हैं, किस किस ने बोले हैं, मैच कर दो जल्दी से। इसमें 2 मिनट रुकूंगी क्योंकि टाइम लगेगा, तो मैच कर दो फटाफट से, फटाफट से कर दो। बता दो भाई गरीबों। करें सॉल्व, चले शुरू करें। चलिए, सेव डेमोक्रेसी। सेव डेमोक्रेसी बोला जनता पार्टी ने। डेमोक्रेसी को बचाओ। लैंड टू द टिलर, अभी हमने बात की थी लैंड टू द टिलर के बारे में। तो लेफ्ट फ्रंट,
पार्टी ने इस चीज को गाया था, बोला था। नेक्स्ट हमने बात की गरीबी हटाओ, तो ये तो हमारी देश की ही थी, हमारी जगह की थी कांग्रेस पार्टी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट वाज तेलुगु देशम पार्टी। ये आंध्र प्रदेश की एक पार्टी थी, उन्होंने ये नारे लगाए थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करके चलो। तो द करेक्ट आंसर इज हो गया ऑप्शन नंबर डी, डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चले आगे। चलिए, असर्शन रीजन है, वही रूल लगाना है, पहले असर्शन पढ़ना है, रीजन पढ़ना है, फिर सोचना है इसका रीजन है कि नहीं है। इलेक्शंस लेड टू पार्टी पॉलिटिक्स। क्या इलेक्शंस पार्टी पॉलिटिक्स लेके आता है? जेन्युइन पीपल रिफ्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज। लोग ना डरते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में घुसने से, भागते हैं। तो क्या ये बात सही है या गलत है, या सही है दोनों? तो क्या उसका रीजन है, बता दो। देखो ना, सिंपल सी बात है, अगर रीजन आपको सही लग रहा है तो क्या इसका कारण ऊपर वाला ही है, इस वजह से ऐसा करते हैं, ये सोच लो बस। रुकी हुई हूँ, असर्शन रीजन में टाइम लगता है, तुम लोग दिमाग चलाते हो, मुझे पता है भाई, तुम लोग बड़े इंटेलिजेंट हो। सोचो सोचो, टेल टेल। सोचो सोचो, टेल टेल। हो गया? कर दे भाई। बेटा जी, बातें तो दोनों सही है, लेकिन ये उसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। बातें दोनों सही है, लोग रिफ्रेन करते हैं, तो लेकिन कारण सिर्फ यही नहीं है कि पार्टी पॉलिटिक्स होती है। तो बोथ एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होने का डिसएडवांटेज क्या है? ये फैक्शनलिज्म लेके आता है, बंटवारे कर देता है, ये अनडेमोक्रेटिक एक बिहेवियर है, ये पावर स्ट्रगल है, या नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 29 इस चैप्टर का सेकंड लास्ट सवाल। बता दो भाई, फटाफट से बताना, लेकिन बता दो। क्या ये बंटवारा करता है? क्या ये अनडेमोक्रेटिक है? और पॉलिटिकल कंपटीशन, देखिए बेटा, अगर अनडेमोक्रेटिक होता तो क्या डेमोक्रेसी की जगह पे हो रहा होता? तो बी तो एलिमिनेट कर दो ना, दिमाग लगाओ। पावर स्ट्रगल है या नन ऑफ दीज है? तो सही जवाब है, मार्क कर रही हूं, तुम बैठे रहो। सही जवाब है नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं है इसमें से। पॉलिटिकल पार्टी कंपटीशन का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है इनमें से, ना तो वो बंटवारा करता है, ना ही वो अनडेमोक्रेटिक है, ना ही वो कोई स्ट्रगल लेके आता है। ये कोई भी कारण इसमें से पॉलिटिकल कंपटीशन का डिसएडवांटेज नहीं। चलिए, हु कैन पनिश द पॉलिटिकल लीडर्स इन डेमोक्रेसी? कौन सजा सुना सकता है पॉलिटिकल लीडर्स अगर कुछ गलत करते हैं तो? क्या हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि प्रेसिडेंट हो गए आपके, या प्राइम मिनिस्टर भी हो गए, चलो कंट्री की बात कर ले, सिटीजन्स, पीपल, या ऑल ऑफ दीज? पीपल और सिटीजन्स में फर्क पता है? पीपल मतलब सब लोग, सिटीजन मतलब सिर्फ इंडिया के लोग, सिर्फ यहीं के रहने वाले फंसे हुए लोग। क्या बाहर वालों को इज्जत नहीं दी जाती? तो पीपल, सिटीजन्स, हेड ऑफ द स्टेट, या ऑल ऑफ दीज? जल्दी से करेंगे, मैं 10 तक काउंट कर रही हूँ बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड द आंसर इज पीपल। पीपल हम लोग हैं जो सजा सुना सकते हैं किसको? सरकार को, अगर वो कुछ गलत करती है तो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड? अच्छा, अब चैप्टर शुरू हो गया है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है बच्चों, सेकंड लास्ट चैप्टर, 20 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी करने हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड नंबर्स इन द लोकसभा? जल्दी से लिख दो, लोकसभा में बता दो। और साथ ही साथ मैं बता देती हूँ राज्यसभा का भी। यार मुझे रेड कलर नहीं पसंद, माना प्यार का कलर होता है, पर प्यार मिल गया है। तो राज्यसभा में होते हैं 245 मेंबर्स एट प्रेजेंट है, 250 तक भी जाते हैं ये। अगर आप बताऊं 250 तक भी जाते हैं, 245 प्रेजेंट है, जिसमें से 233 इलेक्टेड है और 12 अपॉइंटेड है।
ये तो हो गया राज्यसभा का। अब लोकसभा का बता दो, और अब तक आपने बता दिया होगा, मुझे पता है तुम लोग बड़े इंटेलिजेंट हो। एंड द करेक्ट आंसर इज 543। हाँ 543। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पास फाइनेंशियल पावर है, वो बिल वगैरह पास करती है, तो इसमें से कौन सी बात गलत है? राज्यसभा कैन डिले अ मनी बिल बाय 14 डेज, राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल, राज्यसभा कैन सजेस्ट चेंजेस, या नन ऑफ द अबव। बताओ, राज्यसभा की पावर बता दो जो सही नहीं है, जो गलत है, गलत लिखी हुई है। क्या सारी बातें सही है अगर नन ऑफ द अबव आएगा? कौन सी गलत है बता दो, सोच के बताना प्लीज, जल्दबाजी मत करना, सोच के बताना। निठल्लो बता दो। चलिए, तो राज्यसभा कैन डिले अ मनी बिल बाय 14 डेज, तो नॉट करेक्ट बताना। ये तो करेक्ट लग रहा है, ये तो करेक्ट लग रहा है, 14 दिन तक डिले कर सकता है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल, इतनी औकात कहाँ राज्यसभा? लोकसभा के पास पावर होती है, राज्यसभा के पास नहीं, तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। राज्यसभा कैन सजेस्ट चेंजेस, हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ पूरा प्रोसीजर क्या होता है। अगर कहीं पे भी लोकसभा और राज्यसभा में आती है कंफ्लिक्ट, तो बात लोकसभा की मानी जाती है। राज्यसभा सिर्फ इस बिल को 14 दिन के लिए डिले कर सकता है, या फिर उसमें सजेस्ट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है कि तुम ये चेंजेस ले आओ। मानना ना मानना लोकसभा की मर्जी, ठीक है। तो बी, अच्छा बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर? नॉट अ पावर, can make new laws, can change existing laws, can abolish existing laws, can implement execute laws। पार्लियामेंट इसमें से क्या नहीं करती? पार्लियामेंट इसमें से क्या नहीं करती? क्या पावर नहीं है? 3 चीजें करती है, एक नहीं करती। कौन सी 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 नो डिस्कशन, अपने आप करेंगे। और सही जवाब है बेटा जी डी। ये एग्जीक्यूट नहीं करती, ये इंप्लीमेंट नहीं करती, क्योंकि उसके लिए है हमारे एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वाला रोल क्या करेगा अगर पार्लियामेंट ही इसको इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट कर देगी? तो एग्जीक्यूटिव्स क्या करेंगे? राइट, लेजिस्लेचर्स क्या करेंगे, जुडिशरी क्या करेगी? मेन एग्जीक्यूटिव का काम है ये। चलिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन? मिनिस्टर की डिसीजन कौन लेता है? क्या एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सेक्रेटरी या सिविल सर्वेंट्स? ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ जब पढ़ाया था कि लगता तो नहीं है पावर इनके पास होगी, लेकिन इन्हीं के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। तो कौन है वो? कौन है वो? गौर से देखो, इन चारों में से कौन है वो? तो बता दूं, सिविल सर्वेंट्स है वो। सिविल सर्वेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंट करने में मिनिस्टर के डिसीजन को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन सपोर्ट टू इज नेसेसरी फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिस? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफिस को किसका सपोर्ट चाहिए? राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा या गवर्नर? ये भी आसान है, बहुत आसान है। किसको, किस इंस्टीट्यूशन को चाहिए सपोर्ट इज नेसेसरी फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? क्या राज्यसभा का प्यार, प्रेसिडेंट का प्यार, लोकसभा का प्यार या गवर्नर का प्यार? प्यार तो दुनिया में सबको चाहिए ना बेटा, प्यार के बिना तो सब अधूरा है। वैसे ही वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो किसका प्यार मांग रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? किसका सपोर्ट मांग रहे हैं? हाँ जी बता दे, पता ही है यार तुम लोगों को। लोकसभा, लोगों की सभा, बाकियों का क्या करेंगे? जब लोग साथ होंगे तो क्या, जब प्यार साथ होगा तो दुनिया क्या बिगाड़ लेगी? चलो, नेम द 2 हाउस, ओह कितना आसान है। 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जिसका ये गलत है, दोबारा से ऐसे हाथ में पानी लेना है और डूब जाना है ऐसे, क्योंकि इससे टूचा सवाल नहीं हो सकता। लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मैं आंसर मार्क कर रही हूं भाई, मुझे पता है तुम लोगों ने आंसर दे दिया होगा,
मुझे पता है तुम बहुत होशियार हो। हाँ जी, तो आंसर है लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन अमेंड कर सकता है? पार्लियामेंट, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटर या काउंसिल ऑफ स्टेट्स? कौन अमेंड कर सकता है, ठीक ठाक कर सकता है? पार्लियामेंट, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव या काउंसिल ऑफ स्टेट्स? जल्दी से लिखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करना है अब, जल्दी जल्दी। हाँ जी, तो आंसर ले आए सामने। तो आंसर है बेटा जी पार्लियामेंट, क्योंकि लोकसभा नहीं कर सकती है अमेंड, नहीं है इतना हक, ना लेजिस्लेचर कर सकते हैं ना काउंसिल्स कर सकते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस कैन बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन? बताओ, हेड ऑफ द स्टेट है, सिर्फ कुछ ही डिसीजन अपने आप से ले सकते हैं, बताओ कौन से? आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ बिल पास बाय बोथ द हाउसेस, कि भाई देख लो तुमने जो बिल पास कर दिया है वो सही है कि नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ एन आईएएस ऑफिसर, या नन ऑफ दी अबव, कि कुछ भी नहीं करता इनमें से। बताओ प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट की पावर्स याद करो और बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 12 क्वेश्चंस बचे हैं अभी, जल्दी बताओ। मैं कर रही हूं भाई आंसर, आंसर ला रही हूं मैं, खुलजा सिमसिम कर रही हूं। टाइम अप, चलिए। आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ बिल पास बाय बोथ द हाउसेस, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई लोकसभा और राज्यसभा को, और लोगों ने अगर उसको पास कर दिया तो वो जीत गया, फिर प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं। ठीक है। Assertion reason. During the general elections of 1989 in India, Janata Dal had made the implementation of Mandal Commission report as its manifesto. इन्होंने अपना, इसको जैसे होता है ना कि हम इस पे अमल करेंगे, मैनिफेस्टो का मतलब समझते हो ना कि ये रणनीति अपनाएंगे, ये लागू कर ली, क्या सही है कि नहीं? The citizen of the country welcomed the decision, और इस डिसीजन को लोगों ने बिल्कुल सराहा। क्या दोनों बातें सही हैं? और अगर सही है तो क्या ये उसका रीजन भी है? तो ऑप्शन चुन लो। मैं बस 10 सेकेंड दे रही हूँ, बस 10 सेकंड दे रही हूं मैं, जल्दी। पहली बात तो सही है बच्चों, सही है, इनने मैनिफेस्टो अपनाया था लेकिन लोगों ने इसको वेलकम नहीं किया था। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये इसका करेक्ट आंसर। सिटीजंस ने इसको वेलकम नहीं किया था, इन्होंने बोला था, बात की थी कि भैया जनता दल मेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन हम लाएंगे, और इन्होंने इसी चीज पे अमल करा, लेकिन हर इंसान ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, सिर्फ उसी इंसान ने किया जिसके लिए ये प्रोविजंस लेके आ रहे थे। चलिए अगला, नेम द मोशन थ्रू विच अ जज कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जज को कैसे हटा सकते हो? नो कॉन्फिडेंस मोशन, इंपीचमेंट मोशन, सिर्फ मोशन, सिंपल मेजॉरिटी मोशन, सिर्फ मोशन, सिंपल मेजॉरिटी। बताओ यार, इतने टुच्चे ऑप्शंस हैं कि उसमें से तुम पता लगा सकते हो। बता दो, बता दिया। अच्छा अच्छा, फैंसी नेम देख लो कोई। फैंसी, फैंसी इज कंसेप्ट ऑफ इंपीचमेंट मोशन, क्योंकि इसी, ये एक देखो इसकी डेफिनेशन भी आ गई, इसी प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो? जज को हटा सकते हो। चलिए अगला, अब शुरू हो चुका है आखिरी चैप्टर जो कि है डेमोक्रेटिक राइट्स। यस, व्हाई वाज द एक्ट ऑफ कमिटेड बाय यूएसए इन गुआंतानामो बे अनडेमोक्रेटिक? गुआंतानामो बे में जो लॉ आया था वो अनडेमोक्रेटिक क्यों था? तब तक आप ऑप्शन पढ़ो, मैं बता देती हूँ। गुआंतानामो बे में एक प्रिजन थी जिसमें अपने ही इमेजिनेशन से लोगों को उठा के लाया गया और बंदी बना के रखा गया, उनके साथ बहुत जुल्म किए, बहुत जुल्म किए। बुड्ढा बुड्ढी चाय पी रहे थे, ये वही वाला है? नहीं 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 नहीं, मैं अलग चली गई, साइबेरिया वाले में चली गई। नहीं नहीं, यहाँ पे वही वाला है कि न्यूयॉर्क पिक्चर देखी है, वो वाला है ये। वो छोटी सी जेल में जॉन ब्रैम को बेटे भाई बंद कर देते हैं, उसी पे सूसू करते हैं, उसी में नमक डालते हैं बेचारे को, बहुत इतनी जगह में काली कोठरी में वही खाना फेंक रहे हैं, वही तुम वॉशरूम करो, वही 1 नंबर 2 नंबर करो और वही खाना खाओ। तो बताओ क्या है, मैं ही पढ़ लूं। क्या यूएसए फोर्स करती थी इम्प्रिजन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड? The government of the countries were not informed the reason of the imprisonment. USA killed most of the prisoner. USA tortured the families of the prisoner. तो ये एक्ट को क्यों अनडेमोक्रेटिक माना गया? बता दो इनमें से क्या कारण है। बातें तो सारी ही हुई थी,
टॉर्चर वाली, फैमिलीज वाली नहीं मेंशन्ड है, लेकिन बातें सारी हुई थी। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जिसको अनडेमोक्रेटिक बनाती है? तो करेक्ट आंसर है बेटा जी डी, क्योंकि लॉ में लिखा गया है कि अगर आप किसी को बंदी बना के लेके आते हो तो उसकी फैमिली को बताना है, और यहाँ पे वो नहीं किया गया। चलिए, व्हाट वाज द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अल्बानियंस एंड सर्बियंस इन कोसोवो? तो ये वाला है ना, ये वो वाला है, बुड्ढा बुड्ढी वाला। तो अल्बानियन एंड, ऐसे बोलना चाहिए ना, कपल वाला, वो प्यार भरे कपल वाला। फिर से वैलेंटाइन वीक आ गया। व्हाट वाज द रीजन? क्या रीजन था इनके बीच में लड़ाई हो रही थी? जो लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट या क्लास डिफरेंशिएशन। एथनिक मतलब कल्चर एंड पूरा कल्चर को देख लिया अगर, आर्ट एंड कल्चर को। तो बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। बता दिया, बता दिया, बता दिया। तो आंसर है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज नहीं थी, सिर्फ रिलीजन नहीं था, कल्चर भी आता था, क्लास का तो कोई रोल नहीं था, अमीर गरीब का कोई रोल नहीं था। तो एथनिक डिफरेंशिएशन की वजह से यहां पे चल रही थी लड़ाई। कौन किसको बाहर निकाल रहा था? सर्बियंस अल्बानियंस को निकाल रहे थे बाहर, और बेचारे चाय पी रहे थे, बुड्ढे को गोली मार दी, बुढ़िया को बाहर ले गए और घर जला दिया, प्यार भरे कपल को तोड़ दिया वैलेंटाइन वीक में। नहीं नहीं, वो तब की बात है, ठीक है। चलो, व्हाई डज नोशन ऑफ राइट्स कीप्स चेंजिंग? ये राइट्स की जो बेसिस है क्यों बदलते रहते हैं? राइट्स आर क्लेम्स बाय द इंडिविजुअल, क्या हम लोग क्लेम कर रहे हैं? राइट्स नीड टू बी मेड अवेलेबल टू ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, राइट्स नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एवर चेंजिंग सोसाइटी, राइट्स रिक्वायर सैंक्शन ऑफ द लॉ। बहुत ही आसान है। राइट्स पे क्वेश्चन है कि ये बदलता क्यों रहता है, इसका मेन बेसिस। तो कारण बता दो, ये हम लोग क्लेम कर रहे हैं इसलिए, या ये सब सिटीजन्स के पास अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होना चाहिए, या ये रिकॉग्नाइज नहीं है, या ये लॉ के द्वारा सैंक्शन नहीं है? तो सही जवाब है बेटा जी सी, क्योंकि राइट्स नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एवर चेंजिंग सोसाइटी। आपको पता है बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास वो है। उनको लगता है, या वो इतने इलिटरेट हैं कि उनके पास कोई जाके पहुंचा नहीं रहा तुम्हारे पास ये राइट टू फ्रीडम है। उनके लिए राइट टू फ्रीडम है, चल रहे हो घूसा मार दो, किसी को लात मार दो, छेड़ दो, ये राइट टू फ्रीडम नहीं है। हर एक राइट में एक लिमिटेशन है, वो है नॉट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पर्सनैलिटी standing or sitting in front of you. So you have to respect. तो C part is the correct answer. Now who ensures the safety of right? कौन बताता है safety of right? Constitution, government, parliament या judiciary? कौन बताता है safety of rights? Constitution, government, parliament या judiciary? तो ये तो सबका ही सही लग रहा है मुझे, सबका तो नहीं लग रहा सबका नहीं लग रहा। तो करेक्ट आंसर है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन। पता नहीं गवर्नमेंट कैसे लिख रहे हैं बच्चे, गवर्नमेंट कैसे, सरकार कैसे यार? सवाल कह रहा है सेफ्टी ऑफ राइट, तो सरकार कैसे? हमारा संविधान है ना, संविधान ने लॉज बनाए हैं ना, तो वही तो सेफ्टी इंश्योर करेगा। चलो, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन ग्रांटेड? बड़ा ही आसान सवाल, कितने फंडामेंटल राइट्स लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं? कितने? 8, 7, 6 या 5? 8, 7, 6 या 5? 8, 7, 6 या 5? सोचो ना। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, सोचो सोचो, मैं सारे बता दोगे तो गिन लोगे तुम लोग बड़े चंट हो, यू आर वेरी चालाक ब्रो। बताओ भाई कितने? 6 कौन कौन से? चलो भाई लिखे, कौन कौन से? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आपको पता है फ्रीडम में बहुत सारे हैं, स्पीच, एक्सप्रेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अरे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, 6 हैं। और लेकिन
राइट टू फ्रीडम को भी 5 नंबर में आपको एक्सप्लेन करना आ सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे राइट आ सकता है, ये आ सकता है। एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस ऐसा मत करो जैसे एक लड़की बेचारी सुंदर तैयार होके आई है, तुम मुंह नाक बनाओ, वो बेचारी का मेकअप का खर्चा सोचो, ड्रेस का कितना सोचा होगा उसने, और तुम मुंह बना दो उसके आगे, दिल टूट जाएगा ना बेचारी का। मतलब लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, लड़कों के पास भी दिल होता है। चलो, नेम द सोशल प्रैक्टिस विच हैज बीन फॉरबिडन इन इंडिया इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी इन द कंट्री। क्या चीज भूल गए हैं यार वो? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड लेबर या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सवाल दोबारा समझा देती हूँ, बता दीजिए ऐसी कौन सी सोशल प्रैक्टिस है जो हमारे देश वाले जो है इक्वालिटी देने के चक्कर में भूल गए हैं। हाँ जी, विमेन के आगे मतलब विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन, विमेन के आगे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम कराना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर के बेसिस पे भेदभाव करना। तो सही जवाब है अनटचेबिलिटी। बेटा अनटचेबिलिटी इज एक ऐसी चीज है जो मेरे को तो लगता है कि आज भी होती है, कोई एक्सेप्ट करता है कोई नहीं करता। आज भी घिन आती है अगर कूड़े वाले को पानी देना हो स्टील के गिलास में। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इक्वालिटी देने में हमने अनटचेबिलिटी जो है उसको कंसीडर बहुत कम किया है और चीजों से। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? मैंने बोला कुछ भी बोलो, कुछ भी एक्सप्रेस करो, बस सामने वाले का दिल ना दुखे। तो नो इंस्टिगेशन ऑफ वायलेंस, इक्वल ट्रीटमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन, नन ऑफ दीज। क्या लिमिटेशन है? क्या लिमिटेशन है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। स्पीच मतलब बोलना, एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करना, मुंह नाक बनाना, मुंह चिढ़ाना, ऐसे करते हैं ना बच्चे, एक्सप्रेस होता है ये। मैं सही जवाब दे रही हूँ, टाइम कम बचा है। तो नो इंस्टिगेशन ऑफ वायलेंस। वायलेंस कहाँ से आ गई यार? हाथ मुक्का मारना कहाँ से आ गया? मुंह और एक्सप्रेशन की बात की गई है तो सिंपल था। व्हाट टाइप ऑफ पर्सनल लिबर्टी इज ग्रांटेड टू द पर्सन हु इज अरेस्टेड बाय द पुलिस इन इंडिया? क्या वो लॉस थे ना कि अगर आपने अरेस्ट किया है तो कुछ लॉस थे, तो कौन कौन व्हाट टाइप ऑफ पर्सनल लिबर्टी दी गई है उस इंसान को जिसको अरेस्ट कर लिया गया है? नो हैंड कफिंग, हथकड़ियां ना लगाना, इंजॉयज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं भी घूमो, जेल में आए हो भाई आप, इंजॉय मारो, ऐसा होता है। नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजन ऑफ हिज अरेस्ट, बताना कि तुम्हें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, या ऑल ऑफ द अबव। अभी कितना आसान है यार, खुले सांड की तरह घूमने देंगे तुमको? क्या बोलोगे जाके? स्वागत नहीं करोगे हमारा? है एक तो कैदी बन के आए हो। तो सिंपल सा आंसर है भाई, सी आंसर है कि बताना पड़ेगा कि क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो। ठीक है, चलो कितना है? सेकंड लास्ट, हाउ सेफ्टी ऑफ विमेन हैज बीन इंश्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स ने विमेन को कैसे सेफ्टी दी है, औरतों को? ऑल दो औरत इसका अब नाजायज फायदा उठाती है, औरतें गंदी हो गई हैं, ऐसे बोलना चाहिए भाई, इसका बना के मत डाल देना कहीं पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि नाजायज फायदा उठाया जाता है औरतों के द्वारा। मैंने बहुत बार देखा है मेट्रो में ऐसे जवान जवान लड़कियां खड़ी होती हैं और जवान ही लड़का बैठा होता है तो कहती हैं इसको एटिकेट्स नहीं है, हम खड़े हैं। अरे तेरी भी 2 टांगे, उसकी भी 2 टांगे, तो ये क्या बात हुई? तुम खड़ी हो वो बैठी है, तुम खुद को वैसे कहोगे हम बड़ी स्ट्रांग है, वैसे कहोगे हमें बैठने नहीं दे रहा, पता नहीं भाई। चलो 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 छोड़ो, होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती हैं। हाउ सेफ्टी ऑफ वुमेन हैज बीन इंश्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक ये वो जाम वाला ट्रैफिक नहीं है, बेचने वाला ट्रैफिक है। ट्रैफिकिंग मतलब बेचना खरीदना लोगों का, बच्चों का, औरतों का। राइट टू फ्रीडम, इसमें कौन सी चीज है, कौन सा फंडामेंटल राइट्स ऐसा है जो औरत की सेफ्टी लेके आता है? देखो मैं बता देती हूँ, कईयों को पता नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी मतलब कि अगर कोई भी राइट वायोलेट कर रहा है तो आपको उसका कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप उसका केस डालते हो तो मेरे ख्याल से आंसर स्पष्ट है, राइट टू प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्योंकि कोई भी राइट थोड़ी है, आपको पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है? औरतों की। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग औरतों की होती है। जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी बच्चों ने पूछा ऐसा क्यों, तो बेटा औरतों को एज अ बंदी बना के रखा जाता है, औरतों को बहुत जगहों पे समझाता है इंजॉयमेंट के लिए सिर्फ, तो लोग औरत को बेचते और खरीदते हैं। और ये सबसे बड़ा, इसके ऊपर मैंने एक मूवी देखी थी, मुझे याद नहीं है नाम, अक्षय कुमार की, उसमें उसकी बहन को बेचा जा रहा होता है और ये धंधा होता है, उसमें दिखाया गया है प्रॉपर लोगों का ये बिजनेस है कि औरतों को खरीद और बेच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक चीज है
प्रोहिबिशन करना ट्रैफिकिंग की सबसे बड़ा एक, क्योंकि सेफ्टी की बात कर रहे हैं, सेफ्टी बेचने खरीदने वाली चीज है, तो कोई भी राइट काम नहीं करेगा। इक्वालिटी नजर आ रहा था, फ्रीडम भी नजर आ रहा था, ये तो नहीं आ रहा था, फ्रीडम और इक्वालिटी नजर आ रहा था, लेकिन अगर आप उनका बेचना खरीदना बंद करोगे तभी उनकी सेफ्टी कहलाई जाएगी। आखिरी सवाल इस चैप्टर का, नेम द राइट विच इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। 6 राइट्स हैं, 6 में से एक राइट है जो दिल और जिगर है, जैसे निब्बा का निब्बी होती है, निब्बी का निब्बा होता है, वैसे ही इनका दिल और जिगर है। एक राइट कौन सा है वो? मैं 5 तक गिनूंगी, आंसर दे दो। 1 2 3 4 5, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्योंकि बाकी सारे राइट्स की सेफ्टी इंश्योर करता है ये राइट, तो इसीलिए जिगर का टुकड़ा है किसका? संविधान का। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या बताना है पता है मुझे? अब आपको मुझे टोटल स्कोर बताना है। अब आपको मुझे टोटल स्कोर बताना है नीचे कमेंट्स में कि क्या आपका स्कोर बना, 50 में से कितने आपने गेन किए। कोई डाउट आता है तो आप लिख देंगे कमेंट्स में, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करती हूँ। आपको पता है मैं बड़ी प्यारी हूँ, बड़ी अच्छी हूँ, मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ। और नेक्स्ट सेशन में हम इकोनॉमिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तो टॉप 40 लेके आएंगे उसके, क्योंकि 4 ही चैप्टर है, तो टॉप 40 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। मिलते हैं अगले सेशन में टॉप 40 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। बहुत सेशन में मजा आया हो तो थम्स अप दे देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं अपना नाम बताना भूल गई ना, रीमा गई। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।